डियर स्टूडेंट, वेलकम। आज हम लोग नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। हमारा सब्जेक्ट है SDD1। SDD1 से हमारा तात्पर्य है स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम RCC डिजाइन पढ़ते हैं और सिक्स्थ सेमेस्टर में दूसरे हिस्से में आप लोग स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन पढ़ेंगे एवं टिम्बर डिजाइन पढ़ेंगे। तो पहले हिस्से में हम RCC डिजाइन पढ़ने वाले हैं। जहां तक RCC स्ट्रक्चर का सवाल है, हम चारों तरफ देखते हैं, हमें RCC स्ट्रक्चर्स बहुतायत में दिखाई देते हैं। चाहे हम अपने चारों तरफ बनी हुई कोई बिल्डिंग देख लें, रोड्स देख लें, कलवर्ट, ब्रिज, हम कोई बाउंड्री वॉल बनाते हैं, हम रेलवे के स्लीपर्स यूज करते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारी कंक्रीट स्ट्रक्चर के रूप में बनी हुई होती है। कंक्रीट स्ट्रक्चर काफी मजबूत होता है, काफी लंबी लाइफ होती है इसकी, और ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। RCC से हमारा तात्पर्य होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट के बारे में आप लोग MT में पहले पढ़ चुके हैं। अगर उसमें हम कोई ऐसा मटेरियल उपयोग करते हैं जो उसे मजबूती दे, तो इसे हम रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहने लगते हैं। हम क्यों ऐसा करना चाहते हैं, क्यों कंक्रीट को मजबूत करना चाहते हैं, हम इसे थोड़ा सा आगे देख लेंगे। अगर हम RCC स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से लेके मेगा स्ट्रक्चर्स तक दिखाई देते हैं। जैसे ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। ये हमारा दिल्ली का लोटस टेम्पल है, जो कि अपने आप में बड़ी अनोखी और बहुत ही अट्रैक्टिव संरचना है जो कंक्रीट से बनाई गई है। एक खिलते हुए कमल जैसी इसकी आकृति है और अपने आप में स्ट्रक्चरल कंडीशन को अगर देखें तो अपने आप में एक अजूबा सा लगती है। ये हमारा एक कंक्रीट से बनाया हुआ ब्रिज है। फिर से एक बड़ा स्ट्रक्चर जो कि पाम आइलैंड कहलाता है, समुद्र में फिलिंग करके फिर हमने उसमें बहुत सारे रेसिडेंशियल ब्लॉक्स बनाए हैं। ये पाम आइलैंड है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर उसके अगेंस्ट कलवर्ट है या पुलिया है, और ये रेलवे के स्लीपर हैं जो एक बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी में हम कंक्रीट को पहले स्ट्रेस देते हैं, फिर इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। प्री स्ट्रेसिंग ऑफ कंक्रीट कहलाती है, और ये काफी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। इससे हम बहुत मजबूत कंक्रीट के पार्ट्स बना सकते हैं। अब हम अपने कंटेंट के बारे में बात करते हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं RCC डिजाइन। हम RCC का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस इंट्रोडक्शन में मुख्य भाग हमारा होगा कि RCC का मीनिंग क्या है। हम रेनफोर्समेंट क्यों यूज करते हैं, हम क्या क्या पदार्थ मटेरियल रेनफोर्समेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। हमारे इस सिलेबस में एक चैप्टर आपके मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का भी लिया गया है। ये वाला जो चैप्टर है ये मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में हमने पिछले बार
स्ट्रेस स्ट्रेन, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये सारा कुछ पढ़ लिया था। इसमें भी हमें दो अलग अलग तरह की बीम और पढ़नी है, एक फिक्स्ड और एक कंटिन्यूस। ये दोनों तरह की बीम प्रैक्टिकली हम बनाते हैं, लेकिन इनकी एनालिसिस के बारे में पिछले सेमेस्टर में हमने आपको कुछ नहीं पढ़ाया। उसकी एक वजह थी कि पिछले बार आप लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ ली, कैंटिलीवर बीम पढ़ ली, ओवरहैंगिंग बीम पढ़ ली। वो सारी की सारी बीम इस तरह की थी कि उन्हें हल करना बड़ा आसान था। अज्ञात राशियां और स्टैटिकल इक्विलिब्रियम के समीकरण या अज्ञात राशियां और स्थैतिक साम्य के समीकरण बराबर होते थे, इसलिए उन्हें हल करना काफी सरल होता था। इसमें इन दोनों केस में हमारे पास अननोन या अज्ञात राशियां ज्यादा होती हैं और इक्वेशन हमारे पास कम होते हैं, इसलिए इन्हें कुछ अलग तरीके से हल करना होगा और वो सब कुछ करना हमें सीखना है। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य इसमें है कि हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर का पार्ट, मान लो कि एक बीम, तो बीम की गहराई कितनी होगी, बीम की चौड़ाई कितनी होगी और उसमें स्टील कितना डलेगा, ये बात हमारी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पे डिपेंड करती है। हमारा स्लैब थिकनेस कितनी होगी, कितने सरिये किस डायरेक्शन में डलेंगे, ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पे डिपेंड करेगा। इसलिए हमने पहले भी पढ़ लिया है और फिर से भी पढ़ेंगे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनसे हमारी स्ट्रक्चर की डिजाइन कैसे प्रभावित होती है। अब हमारी डिजाइन के कुछ मेथड्स हैं, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड, एक अल्टीमेट लोड मेथड और तीसरा हमारा लिमिट स्टेट मेथड। तीनों मेथड के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। इसमें से वर्किंग स्ट्रेस मेथड सबसे पुराना मेथड, 1984 के पहले सारे स्ट्रक्चर वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ही बनाए जा रहे थे। ये वर्किंग स्ट्रेस क्या होते हैं, इस मेथड में कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, डिजाइन कैसे की जाती है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे और इस चैप्टर के आखिरी में हम प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लिमिट स्टेट मेथड आज के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण मेथड है, जो कि प्रोबेबिलिटी पे या संभाव्यता पे आधारित बहुत ही इफिशिएंट मेथड है। इस मेथड के द्वारा हम किसी भी स्ट्रक्चर को बहुत सुरक्षित और बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो लिमिट स्टेट मेथड हमें काफी डिटेल में पढ़नी है। लिमिट स्टेट मेथड में हमें क्या क्या पढ़ना है? एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन से हमारा मतलब होता है ऐसा सेक्शन जिसमें केवल एक तरफ सरिये डले हुए, इसे सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं। कंटेंट में हमें और देखना है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। ऐसा सेक्शन, ऐसा परिच्छेद जिसमें दोनों तरफ सरिये डले हों, उसे हम डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं। शियर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, अभी हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ टी बीम, ये हमारी टी बीम होती है इस आकार की। अगर ये हम और अच्छे से समझना चाहें तो ये हमारा एक स्लैब है, ये हमारी एक बीम है, ये हमारी एक बीम है। तो स्लैब का कुछ हिस्सा
हमारी बीम के साथ मिलके बीम का पार्ट बन जाता है इस तरह से। फिर ये जो बीम होती है इसे टी बीम कहते हैं। टी बीम हमारी साधारण बीम से ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है। इन्हें कैसे डिज़ाइन करना है ये आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन इसका एलिमेंट्री पार्ट हम पढ़ लेंगे। डिज़ाइन ऑफ स्लैब, स्लैब को कैसे डिज़ाइन करते हैं, स्लैब के टाइप कौन कौन से होते हैं और उन्हें हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। टाइप में हमारा वन वे और टू वे स्लैब के बारे में पढ़ेंगे और हम इन्हें डिज़ाइन कैसे किया जाता है वो भी पढ़ेंगे। एक्सेली लोडेड कॉलम एंड फुटिंग, हमारे कॉलम को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। सारे केस आपको नहीं पढ़ने, केवल एक्सेली लोडेड पढ़ना है और फुटिंग को कैसे डिज़ाइन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियर, ये भी आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू आरसीसी में हम क्या पढ़ने वाले हैं एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हम एसआई यूनिट्स के बारे में देखेंगे, हम प्राइमरी डेफिनेशंस देखेंगे, मीनिंग ऑफ आरसीसी, पर्पस ऑफ रेनफोर्समेंट, मटेरियल ऑफ रेनफोर्समेंट ये देखेंगे और इसमें स्टील एज ए रेनफोर्समेंट मटेरियल, टाइप ऑफ स्टील यूज्ड फॉर रेनफोर्सिंग लाइक माइल्ड स्टील, टॉर स्टील, और इनमें परमिसिबल स्ट्रेस कितने होते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस क्या होते हैं और कितने होते हैं, हम इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। कंक्रीट के डिफरेंट टाइप कौन कौन से होते हैं हम उनके बारे में पढ़ लेंगे और हमारे दो आईएस कोड, मेनली हम आईएस 456 के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर होगा। हम कुछ सॉफ्टवेयर्स की थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में हम सबसे आखिरी में पढ़ेंगे जब हम सब कुछ जानने लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर होगा। हम पहले चैप्टर को शुरू कर देते हैं। कंक्रीट क्या होता है ये आप सब लोग जानते हैं। कंक्रीट एक ऐसा आर्टिफिशियल मटेरियल है जो सीमेंट, सैंड, ग्रेवल, वाटर इन सबको मिला के बनता है। इनका प्रोपोर्शन पहले से फिक्स होता है। हम अभी इस बारे में प्रोपोर्शन के बारे में अभी हम थोड़ी सी बात और डिटेल में करेंगे। कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और इस कारण से हमारा कंक्रीट टेंशन में बहुत वीक होता है। बेंडिंग और शियर और टॉर्सन के लिए भी हमारा कंक्रीट कमजोर हो जाता है। तो हम जानते हैं जो मटेरियल जिस जगह कमजोर हो, जिस एस्पेक्ट में कमजोर हो, वहां पे उसे हमें मजबूती देनी होगी, उसे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देनी होगी और ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने का जो हमारा आयोजन है, जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने का हमारा तरीका है, इसे रेनफोर्समेंट कहते हैं। हमारा कंक्रीट किन किन चीजों से बना है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है सीमेंट। हमारा पोर्टलैंड सीमेंट हो सकता है, पज़्ज़ोलाना सीमेंट हो सकता है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, कोई भी सीमेंट हो सकता है। कोर्स एग्रीगेट फिलर का काम करते हैं। फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट के बीच का हिस्सा भर देते हैं जिससे कि हमारा कंक्रीट डेंस हो जाता है, इसी को हम सैंड भी कह देते हैं। पानी जरूरी है, पानी के बगैर सीमेंट का
हाइड्रेशन शुरू नहीं हो सकता है। और एडमिक्सचर्स कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो हमारी सीमेंट कंक्रीट की क्वालिटी को बदल देते हैं। बहुत सारे तरह के एडमिक्सचर्स हो सकते हैं। वाटर प्रूफिंग के लिए आप लोगों ने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा डॉक्टर फिक्सिट का LW+। सुपर प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, जल्दी हार्डनिंग हो जाए। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के एडमिक्सचर होते हैं जो हम यूज करते हैं।